बच्चों, JCRT के डीजी स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। मैं नीरज मोहन झा आपके सामने फिर से जहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास को अपना बाकी रखा था कि अगले क्लास में हम लोग करेंगे। और हम लोग पिछले में क्या सर था, अध्याय 5 था, जो जीवन की मौलिक इकाई के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कैसे कोशिका की खोज हुई रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में। कैसे उन्होंने कॉर्क के पतले काट में ये सारा चीज़ देखा। वहाँ उन्होंने फिर जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का उद्भव होने लगा, ज़्यादा उन्नत किस्म के माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी हमारे वैज्ञानिकों ने हमें मुहैया कराया। विज्ञान और ज़्यादा बहुयामी तरीके से कोशिका का अध्ययन करने लगा। इसी कड़ी में आज हम लोग विभिन्न प्रकार के कोशिकांग के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिकांग यानी कोशिका के अंग जो हमारे कोशिका में पाए जाते हैं। आज चलते हैं तो इस कड़ी में सबसे पहले आज हम जिस कोशिकांग के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्द्रव्यीय जालिका। अंतर्द्रव्यीय जालिका अगर आप देखें, मैंने इंग्लिश में भी रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप अक्सर देखेंगे ER, काफ़ी लंबा नाम है इसलिए इसे शॉर्ट में हम लोग ER के रूप में भी डालते हैं। तो अब देखते हैं, अगर यहाँ मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा बच्चों कि अगर आप इन्हें अपने कॉपी पे इसे सिलसिलेवार ढंग से, जैसे मैंने इसे लिख रखा है, उसे अगर आप नोट कर लेते हैं तो परीक्षा में आप उसे उत्तर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पॉइंट वाइज लिखा है। तो सबसे पहला क्या है कि झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। किसके बारे में बात हो रही है अभी? अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कि झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी, गोल या आयताकार, लंबी, गोल या आयताकार थैलों, जिन्हें हम लोग पुट्टिका कहते हैं, पुट्टिकाओं की तरह दिखाई देती है। कैसा है, फिर से देखें, ये लंबी, गोल या आयताकार थैलों, जिन्हें पुट्टिकाओं के रूप में ये दिखाई देती है। इसकी जो रचना है वो प्लाज्मा झिल्ली के रचना के समरूप होती है। प्लाज्मा झिल्ली आपने पिछले क्लास में देखा ही होगा, मैंने बताया था पूरा। तो इसकी भी जो रचना है वो प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। और यहाँ विशेष है कि ये 2 प्रकार की होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण भाग इनका है वो है कि ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका और दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। इंग्लिश में इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन्हें RER और इसे SER कहते हैं। दोनों का अलग अलग कार्य है, हम अब उन कार्यों को देखते हैं। ये जो खुरदुरी दिखाई देती है, चले पहले आपको हम वो भी दिखा देंगे, इसको पहले देख लेते हैं। आपको मैं बिल्कुल अंतर्द्रव्यीय जालिका का एक तस्वीर दिखाता हूँ जिससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे समझ सकेंगे। राइबोसोम लगे होते हैं। वो खुरदुरी दिखाई क्यों देती है? क्योंकि उनमें राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। ये इनका काम क्या होता है? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान में राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जहाँ कहीं भी राइबोसोम होगा वहाँ कार्य क्या हो जाएगा? प्रोटीन का संश्लेषण होने लगेगा। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और तीसरा, तैयार प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भाग में भेजा जाता है और तैयार प्रोटीन ER के द्वारा कोशिका के अन्य भाग में भेजा जाता है। दूसरी तरफ अगर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER के बारे में देखें तो यहाँ वसा तथा लिपिड बनाने में सहायता करता है। वसा तथा लिपिड बनाने में ये सहायता देता है। कोशिकीय क्रियाओं में महत्वपूर्ण कार्य करता है। SER कोशिका जितने भी क्रियाएं होती हैं उनमें इनका महत्वपूर्ण एक रोल होता है। और इससे ज़्यादा एक तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप ध्यान देंगे कि यकृत कोशिकाओं में विष तथा दवाओं के विषाक्त प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका करती है। यकृत यानी लीवर कोशिकाओं में विष एवं दवाओं के विषाक्त प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण
कार्य या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के मध्य जालिका तंत्र किसके किसके बीच, ये कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक यानी न्यूक्लियस के मध्य जालिका तंत्र यानी नेटवर्क सिस्टम का निर्माण करता है। कौन, अंतर्द्रव्यीय जालिका, एवं प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है, एवं प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। इसके बाद आप एक विशेष तरह के शब्द सुनेंगे, झिल्ली जीवात जनन। झिल्ली जीवात जनन अगर अंग्रेजी में से देखें तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस ये क्या है कि कुछ प्रोटीन तथा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करता है। ये सारा कार्य किनका है, अंतर्द्रव्यीय जालिका का यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। कुछ प्रोटीन तथा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करता है और इसी प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहा जाता है या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। अगले कोशिकांग जिसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे उसको क्या कहा जाता है, गोल्जी उपकरण, फिर से इंग्लिश में गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस यह झिल्ली युक्त पुटिका जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें, यहाँ भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा और उससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे समझ सकेंगे। ये थैली नुमा रचना होती है जो एक के ऊपर एक पुटिका की तरह सजी हुई रहती है। यह ER, यहाँ मैंने ER सिर्फ लिखा है यानी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप अपने उत्तर में भी ER लिख सकते हैं, वो भी प्रभावशाली रहेगा। ER के झिल्लियों से जुड़कर जटिल झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। क्या है, यह ER के झिल्लियों से जुड़कर जटिल झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। ER में संश्लेषित पदार्थों को पैक किया जाता है। जितने भी पदार्थ ER में बनता है ज़्यादातर क्या बनते हैं हमारे उसमें, प्रोटीन या लिपिड्स। तो इन सभी को पैक किया जाता है और कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। केंद्रक में भी भेजा जाता है और विभिन्न भागों में भी इसे भेजा जाता है। ER में संश्लेषित पदार्थों को पैक किया जाता है एवं कोशिका के बाहर या अंदर विभिन्न भाग में भेजा जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। सामान्य शर्करा को जटिल शर्करा बनाती है। यहाँ ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसे भी याद रखेंगे कि ये सामान्य शर्करा को, सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है और ये लाइसोसोम को भी बनाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि गोल्जी उपकरण ही जो है, गोल्जी एपरेटस जो ही है, वो लाइसोसोम को भी बनाता है। हाँ, ये सारा का श्रेय जब तक, जैसा कि मैंने बताया था कि सूक्ष्मदर्शी के कारण बहुत दिनों तक ये बहुत अच्छी चीज़ पता नहीं चला, लेकिन कैमिलो गोल्जी एक इटली के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसे 1897 में इसे खोजा था और इसके बारे में पता किया था और लोगों को बताया था। कैमिलो गोल्जी, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, CAMILLO होता है ये, और गोल्जी। और 1898 में इन्होंने उसका नाम दिया। 1897 में तो खोजा और 1898 में उन्होंने इसका नाम दिया गोल्जी एपरेटस। लाइसोसोम, लाइसोसोम LYSOSOME, लाइसोसोम। इसे इनका सबसे पहले इनके बारे में जो लोगों को पता चला और वो बताया, उनका नाम था क्रिश्चियन डे ड्यूब। ये एक बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे जो संभवतः 1949 के आसपास इनका खोज कर चुके थे और उन्होंने इसका नाम लाइसोसोम पड़ेगा ये 1955 में दिया और इस लाइसोसोम के खोज के कारण ही उन्हें 1974 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से नवाजा गया, जो एक महत्वपूर्ण घटना रही। यहाँ आप देखेंगे क्रिश्चियन डे ड्यूब में DE स्मॉल में लिखा जा रहा है, ये स्पेनिश में DE द, THE द जो हम लोग बोलते हैं वो, और ये ट्यूब ये एक जर्मन वर्ड था जिसका मतलब होता है वो किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप इस पर कभी चिंता नहीं करेंगे, आपको परीक्षा में भी और अपने उत्तर में भी इसी तरीके से लिखना होगा। उनका पूरा नाम क्रिश्चियन डे ड्यूब था। ठीक है, चलें अब लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करते हैं कि लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट समाप्त करने वाला तंत्र है। यानी कोशिका में बहुत तरह के कार्य होते हैं, बहुत तरह के सामग्रियों को वो अंदर से बाहर लाता है।
पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे अपशिष्ट पैदा कर हो जाते हैं, जिन सभी को समाप्त करने का कार्य कौन करता है? हमारा लाइसोसोम करता है। झिल्ली से घिरी होती है। यहाँ आगे चल के मैं बताऊंगा कि जितने भी कोशिकांग थे वो सभी या तो वो झिल्ली से घिरे होते हैं या वो झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं। अगर झिल्ली से घिरे हुए होते हैं तो एक परत वाले या दोहरे परत वाले झिल्ली होते हैं, ये आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद इनमें बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम, इनमें बहुत ही, यहाँ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ये लाइन है और यही सारा लाइसोसोम के कार्यप्रणाली और कार्यशैली को पे आधारित है कि इसमें क्या होता है? बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम, अगर इंग्लिश में देखें तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। और इस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण वो जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसी भी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। कोशिकीय चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, ये समझ लेंगे कि कोशिकीय चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। तो लाइसोसोम क्या हो जाती है? फट जाती है। और इसके फटने के कारण इसमें मौजूद शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम, यानी मैंने जो बताया कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम था, वो बाहर निकल जाता है और वो खुद अपने कोशिका को ही समाप्त कर देता है। यानी इस समाप्त होने के क्रम में लाइसोसोम खुद भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए इसका नाम आत्मघाती बैग या आत्महत्या की थैली, या अगर इंग्लिश में आप देखें तो सुसाइडल बैग। सुसाइड मतलब देखे होंगे आजकल आत्मघाती हमलावर होते हैं, लोग अपने शरीर में बम लगाकर किसी के पास चले जाते हैं और वो बम फोड़ लेते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति, अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। यहाँ इसमें उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या, खुद का सुसाइड करना या आत्मघाती। तो ये इसलिए इन्हें आत्मघाती बैग या आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। आपसे परीक्षा वगैरह में पूछा जाएगा कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं या आत्मघाती बैग कहते हैं, या इंग्लिश में पूछा जाए कि सुसाइडल बैग कहते हैं, तो आप बहुत आसानी से वहाँ क्या उत्तर देंगे? लाइसोसोम। ठीक है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप इंग्लिश में इस तरह के दे सकते हैं। वैसे इसके बारे में कहा जाता है कि 1890 में रिचर्ड अल्टमन इन्हें सबसे पहली बार देखे थे। रिचर्ड अल्टमन सबसे पहली बार देखे थे, लेकिन उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया के बदले बियोब्लास्ट कहा था, बियोब्लास्ट। और फाइनली कार्ल बेंडा, यानी आप बुक्स वगैरह में सी बेंडा लिखा हुआ देखेंगे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को ही कॉइन किया। और ये कब किया था? 1898 में, 1898 में। चलिए तो आगे देखते हैं। इसे कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? देखें, ये दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। इसके बाहर दो झिल्ली होते हैं। बाहरी झिल्ली छिद्रित यानी छेद छेद जैसा रहेगा, एवं भीतरी जो है झिल्ली वो बहुत अधिक वलित यानी राउंडेड, अंदर में काफ़ी ज़्यादा वो मुड़ा हुआ रहता है। वो मुड़ा हुआ इसलिए रहता है ताकि वो उनका सरफेस एरिया बढ़ा सके, बड़ा हो सके। इनमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु फिर इसमें आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम और डीएनए दोनों होता है। इसके बाद एक और कोशिकांग आपको मैं बताऊंगा, उनमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, लेकिन परीक्षा के व्यू से आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि किस कोशिकांग में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो एक आप माइटोकॉन्ड्रिया उसमें उत्तर लिखेंगे। और ये अपना कुछ प्रोटीन खुद बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, जहाँ कहीं भी राइबोसोम रहेगा वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा। जहाँ कहीं भी राइबोसोम है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जरूर करेगा। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी, यहाँ हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए, जिसके लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, इन सभी चीज़ों के पीछे जो भी वो खाना खाते हैं, भोजन पोषक तत्व लेते हैं, वो सारे चीज़ हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में
संचित रहता है। क्या है? ATP। अगर उसे पूरा देखें तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ए यहाँ से, टी फॉस्फेट का P, ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ATP का निर्माण एवं संचयन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर। ठीक से फिर से देख लें कि ये ATP का निर्माण करता है, ATP को संचयन भी करता है, इसलिए कोशिका का बिजली घर या पावर ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है। खोज किसने किया था? रिचर्ड अल्टमन, लेकिन उन्होंने इनका नाम दिया था बियोब्लास्ट, और कार्ल बेंडा ने इनका माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, टर्म किया, इसलिए वो किस साल किए थे? 1898 में। तो अगला कोशिकांग है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिका में होते हैं, इसे बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। प्लास्टिड्स केवल पादप यानी पेड़ पौधा वाले कोशिका में ही पाए जाते हैं, और ये भी दोहरी झिल्लीदार होता है, जैसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ा, ठीक उसी प्रकार की इसकी भी रचना होती है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना DNA तथा राइबोसोम होता है, इनमें भी अपना DNA और राइबोसोम होता है। तो यहाँ मिला के कुल कितने कोशिकांग हो गए जिनका अपना DNA और राइबोसोम होता है? 2। एक तो था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे थे हमारे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स स्पेशली हमारे पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। वैसे आपके बुक में शायद ये 3 प्रकार का ही दिया हो, लेकिन ये सामान्यतः ये मुख्यतः ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से वो 4 प्रकार हैं? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड जेरेंटोप्लास्ट। जेरेंटोप्लास्ट के बारे में शायद आप कुछ ही कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तत्काल के लिए यही 4 प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं। अब देखते हैं, इनका हर एक का मैंने लिख रखा है, अगर संभव हो तो इसे बिल्कुल जरूर नोट कर लेंगे, ये काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। सबसे पहले हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में लिख रखा है कि क्लोरोप्लास्ट, अगर क्रोमोप्लास्ट के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो क्रोमोप्लास्ट का पहला पॉइंट क्या रहेगा कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बहुत सुंदर। प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है, बिल्कुल नहीं लेगा। जब भी क्लोरोफिल नहीं है वो अंग प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं ले पाएगा। मुख्य कार्य पौधे को सुंदर बनाना है, ध्यान रखेंगे कि पौधों को सुंदर ये बनाता है। फलों एवं फूलों की पंखुड़ियों में पाया जाता है, और पाया कहाँ जाता है? फल एवं फूल के पंखुड़ी में पाया जाता है, और ये रंगीन होता है, यानी हरा छोड़कर ये हर एक कलर के पाए जाते हैं, और ये कलर्ड वगैरह की कैटेगरीज में इनको डाला जाता है। दूसरा आया हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन दोनों ही तरह के होते हैं। श्वेत यानी सफ़ेद भी होता है, रंगीन यानी कलरलेस भी हो जाते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट ये प्राथमिक रूप से एक अंगक है, आप यही समझें, कोशिकांग की तरह ये भी एक अंगक है, प्राथमिक रूप से अंगक है। और इनमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है? स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन संचित रहते हैं। स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन इनमें संचित रहते हैं। ये पौधों के जड़ों एवं उन भागों में पाया जाता है जहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पौधों के जड़ें एवं उन भाग में पाया जाता है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहीं होगी जहाँ क्लोरोफिल पाया जाएगा। और तीसरा है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। साफ सुथरा एकदम, कि जिस प्लास्टिड में अगर क्लोरोफिल है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। पौधे में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं, यानी हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ में आप हरे कलर का देख रहे हैं, हरा रंग का, पत्ते का रंग हरा, घास का रंग हरा, इन सभी जगह पे क्लोरोफिल है। और जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनवरत चलते रहती है। पौधे में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। बिल्कुल सही, अगर क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण में वो भाग लेंगे ही लेंगे। और ये जेरेंटोप्लास्ट के बारे में बताया जा रहा है कि जब पत्ते पुराने हो जाते हैं तो वो हरे रंग से हटकर हल्के पीले या नारंगी के रंग के हो जाते हैं। कुछ पेड़ों के पत्ते ऐसे उनका रंग
किनके कारण हो जाता है? जेरेंटोप्लास्ट के कारण। उनमें क्या पाया जाता है? जेरेंटोप्लास्ट, और ये पुराने पत्ते में पाए जाते हैं। तो कुल मिला के ये 4 कैटेगरी का आपने देखा। क्या क्या था कैटेगरी? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड जेरेंटोप्लास्ट। और सबसे अंतिम कोशिकांग के रूप में हम किसे देखेंगे? रसधानियाँ यानी वैक्यूल। वैक्यूल ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। ये कोशिका में, अगर आप क्लास 8 में जंतु और पादप कोशिका के बीच में अंतर पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि ये काफ़ी बड़ा स्थान ये घेरे हुए रहता है और ये ठोस तथा तरल पदार्थों का संग्राहक थैली भी है। जंतु कोशिका में छोटी होती है, जंतु कोशिका में सामान्यतः यह काफ़ी छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में या पौधों की कोशिकाओं में ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और इसके कारण ही केंद्रक हमेशा किनारे की तरफ ढकेला हुआ रहता है अपने केंद्र वाले स्थान को छोड़कर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है और उसे दबाकर एक कोने में कर देता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियाँ कोशिका द्रव से भरी होती है जो स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। पादप कोशिकाएं जो रसधानियाँ होती हैं वो क्या चीज़ से भरी हुई होती हैं? ये कोशिका द्रव से भरी हुई होती हैं जो स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। स्फीति तरल, स्फीति मतलब फूला हुआ। स्फीति किसको कहते हैं? बल्ज करना, फूला हुआ। तो स्फीति तथा कठोरता उसे मजबूती प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। पौधे के लिए आवश्यक पदार्थ अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा प्रोटीन आदि रसधानी में ही संचित रहती है। कौन कौन सी चीज़ें संचित रहती हैं? अब फिर से एक बार देखें कि पौधों के लिए आवश्यक पदार्थों में अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा प्रोटीन आदि रसधानियों में ही संचित रहती है। तो यहाँ मिला के कुल हम लोगों ने क्या देखा कि कोशिका के बारे में, कि प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वो विशिष्ट कार्य करते हैं। कौन कौन से वो विशिष्ट कार्य होते हैं? श्वसन, पोषण तथा उत्सर्जन। श्वसन, पोषण तथा उत्सर्जन। और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट रचना के कारण संभव होता है। और ये कैसे संभव हो पाता है? झिल्ली तारा तथा विशिष्ट अंगकों की संरचना के कारण ही संभव हो पाता है। इसलिए कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है या जीवन की एक मूलभूत इकाई है। ये भी आप उसका, अगर आप परिभाषा में लिख रहे हैं तो कोशिका की परिभाषा में आप ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा कोशिका, जो हम लोगों ने जीवन की मौलिक इकाई के बारे में था। ये सारे चीज़ों को अगर आप नोट करके अपने आंसर डेस्क पर रखते हैं या कॉपी पे नोट कॉपी में रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। का विभाजन यानी सेल डिवीजन। आपने कभी सोचा कि जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है या एक पौधा छोटा होता है, उस समय उनमें कोशिका की जो संख्या होती है, क्या एक वृद्ध वयस्क या वयस्क में, इंसान में, बड़े जंतु में, बड़े पादप में, बड़े पौधे में, क्या कोशिका की संख्या एक होगी? नहीं, कोशिका की संख्या बढ़ जाती है। तो आखिर ये कोशिका की संख्या बढ़ती कैसे है? कैसे एक कोशिका 2 कोशिका हो जाती हैं? तो कोशिका का जो विभाजन होता है वही उनकी संख्याओं को बढ़ाने में कारगर होता है। तो जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिका बनती है। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिका बनती है और इस प्रक्रिया को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन 2 प्रकार की होती है। कोशिका विभाजन जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, भी आप बहुत सारी किताबों में देखेंगे। दोनों ही सही है, गलत कोई नहीं है। और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अगर इंग्लिश की बात करें तो सूत्री विभाजन को हम माइटोसिस कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन को हम मियोसिस कहते हैं। अब आते हैं, देखते हैं सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि सूत्री या समसूत्री विभाजन वो जननांग कोशिकाओं को छोड़कर अन्य सभी कोशिका में होती हैं और सिर्फ जननांग कोशिकाओं में यानी सेक्स सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन का स्थान है। तो सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, इसमें संतति कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। आप देखिए ना, समसूत्री समान,
और सूत्र मतलब ये गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का बात हो रहा है। तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मातृ कोशिका के बराबर होती है और एक बार में ये 2 संतति कोशिका ही निर्माण करती हैं। यह जीवों में वृद्धि एवं मरम्मत में सहायता करती है। आप देखें, एक मातृ कोशिका थी, इनसे 2 कोशिका बने, इनका भी क्रोमोसोम में जो हमारा था संख्या था वो 2x था और इनमें भी 2x ही रहेगा, यानी जितना मातृ कोशिका में था उतना ही दोनों संतति कोशिका में भी आया। दूसरी तरफ अर्धसूत्री विभाजन, जिन्हें हम मियोसिस कहते हैं, जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों की कोशिकाओं में होती है। हम बिल्कुल साफ साफ समझ लें, ये प्रजनन अंगों में ही होती हैं। इनमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं और इनमें क्या होते हैं, 2 बार विभाजन होते हैं और 4 नई कोशिका बनती है। और एक बार में कितनी कोशिका बन जाती हैं, ये पूरे विभाजन होने के बाद 4 कोशिकाएं बन जाती हैं एवं गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या अपने मातृ कोशिका की तुलना में आधी हो जाती है, इसलिए इनका नाम अर्धसूत्री, यानी सूत्रों की जो संख्या थी वो आधी रह गई। तो आप पहले देखें 2x था, ये पहले बार 2 कोशिका में संतति में बदले, यहाँ तक सूत्रों की संख्या सामान्य थी, लेकिन यहाँ के बाद फिर से ये दोबारा इनका विभाजन होता है तो ये कोशिका की संख्या 2x की जगह पे x रह जाता है। इसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं और ये जननांग कोशिकाओं में देखा जाता है और इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। और यहाँ मिला के कुल ये अध्याय आज यहाँ समाप्त हुआ। और अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक उसे डाल दूंगा, उसे भी आप बिल्कुल देख लें और इसमें जहाँ कहीं भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने शेयर किया हो उसे नोट कर लें या आंसर पे अपना तैयार कर लें तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो यहाँ मैंने एक महत्वपूर्ण बिंदु जो लिख कर रखा है आप लोगों के लिए, उस पर ध्यान देंगे कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं यानी कोशिकांग हैं, कुछ में बाहर की तरफ एक झिल्ली होती है, कुछ में झिल्ली नहीं होती है, यानी उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, नॉन मेम्ब्रेनस एंड मेम्ब्रेनस। यानी कुछ में मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, कुछ में मेम्ब्रेन होते हैं। अब यहाँ देखें, सबसे पहले आप जो नॉन मेम्ब्रेनस हैं उनमें कौन कौन से हैं, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स। अगर आप ऊपर के क्लासेस में जाएंगे तो आप सीलिया, फ्लैजेला वगैरह के बारे में भी सुनेंगे, सेंट्रियोल्स के बारे में भी सुनेंगे। और जो मेम्ब्रेनस यानी जिनमें मेम्ब्रेन होते हैं, ये फिर से 2 भागों में बांटे जाते हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन और एक डबल मेम्ब्रेन। यानी बाहर सिर्फ अगर एक परत होंगे या बाहर झिल्ली की 2 परत होगी। सिंगल परत वाले में कौन कौन से कोशिकांग आते हैं, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। और वहीं डबल मेम्ब्रेन या दोहरी झिल्ली वाली अगर कोशिकांग की बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यीय जालिका, उसके बाद गोल्जी एपरेटस, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा प्लास्टिड। ये चारों दोहरी झिल्ली के परतदार होते हैं और वहीं लाइसोसोम और वैक्यूल जो है वो एक झिल्ली का बना हुआ होता है, उसके बाहरी परत सिर्फ एक झिल्ली की बनी हुई होती है। और वहीं बिना झिल्ली वाले कौन कौन होते हैं, राइबोसोम और सेंट्रियोल। यहाँ देखें कि ये जो बीच वाला परत है ये न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है और बिल्कुल उससे सटकर ये परतदार नलिका के रूप में तैयार किया जाता है। और यहाँ आप देखें कि कुछ बिंदु नुमा चीज़ चिपका हुआ इस पर है, वो जितने भी चिपके हुए हैं वो क्या है, राइबोसोम है। देखें यहाँ पे इन्होंने लिख कर रखा है राइबोसोम है। और राइबोसोम चिपके होने के कारण ये कैसा प्रतीत हो रहा है, खुरदुरा प्रतीत हो रहा है, रफ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जलिका। दूसरी तरफ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ भी चिपका हुआ नहीं होता है और ये चिकनी अंतर्द्रव्यीय जलिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। रफ का क्या कार्य है, आपको पहले ही बताया हूँ कि जब राइबोसोम कहीं भी होगा तो उनका काम प्रोटीन संश्लेषण का होगा। स्मूथ का कार्य विष और दवाओं के विषाक्त प्रभावों को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, ये है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का बिजली घर। इसमें आप देखें ये बाहरी परत है, ये बिल्कुल खुरदुरी होती है और छिद्र युक्त होती है, और ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये
इनर मेम्ब्रेन है, ये इस तरीके से बलित होती है, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। अगर इन्हें बाहर निकाल कर ऐसे खींचा जाए तो ये काफ़ी लंबा, ये क्या करता है, ये हमारा एरिया को बढ़ा देता है जो एटीपी के काम में आता है। यहाँ इनर मेम्ब्रेन ये सब है, इन्हें कहा जाता है क्रिस्टे और इन्हें क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। ठीक, अब देखें ये एक कोशिका का तस्वीर दिया हुआ है जिसमें बिल्कुल ये जंतु कोशिका है, यानी आप देख सकते हैं कि बीच में ये न्यूक्लियस है, इसका भी इन्हें 3D कटिंग करके रखा है कि न्यूक्लियोलस सबसे अंत में होते हैं, उनमें जो छिद्र होता है फिर न्यूक्लियोपोर। ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको वो राइबोसोम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनमें राइबोसोम चिपके में और वो चिकना रफ दिख रहा है, खुरदुरा दिख रहा है। उसके बगल में आप देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इसमें राइबोसोम चिपका हुआ नहीं होता है, इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये गोल्जी बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे लाइसोसोम्स आप देख सकते हैं, लाइसोसोम जिसके बारे में मैंने कहा था कि इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती या आत्महत्या की थैली। ठीक है।